जय हिंद साथियों। अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं हमारे डेली मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम 2.0 के 28 सितंबर जो कि पॉलिटी का सेकंड लेक्चर है इसके साथ। आइए शुरुआत करते हैं। इससे पूर्व DMP 1 जो कि लगभग 40 दिन का रहा था उसकी PDF रिलीज हो चुकी है। जो भी उन 40 दिनों के दौरान यहाँ से बताया गया है, मुख्य मुख्य क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर, इनकी तैयार की गई PDF अब आप खरीद सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आइए हम अब शुरुआत करते हैं हमारे डेली मेंस प्रोग्राम की। इससे पहले यदि आप मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं या हिस्ट्री के 3 मार्कर की 1000 से ज़्यादा प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे डेली मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम के पॉलिटी के सेकंड लेक्चर के 3 मार्कर्स के साथ। 3 मार्कर में हमारा पहला क्वेश्चन था केंद्रीय मंत्री परिषद। क्या है केंद्रीय मंत्री परिषद? आइए देख लेते हैं। तो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी केंद्रीय मंत्री परिषद है। अनुच्छेद 74 की बात करें तो अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने के लिए देश में केंद्रीय मंत्री परिषद होगी, ऐसा बताया गया है। इसी के साथ ही साथ अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के संबंध में अन्य उपबंध दिए गए हैं कि कितने मंत्री होंगे, किस चीज क्षेत्र से होंगे, ये सब वहाँ बताया गया है। साथ ही साथ मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, इस बात का भी वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद को मुख्य मुख्य बिंदुओं के साथ 3 मार्कर क्वेश्चन में लिख सकते थे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन था 3 मार्कर में ही पॉकेट वीटो। आप लोग सभी जानते हैं इस वीटो के बारे में कि राष्ट्रपति को वीटो पावर के रूप में 3 शक्तियां प्राप्त हैं, जिनमें से एक पॉकेट वीटो है। इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो कोई सहमति देते हैं, ना ही विधेयक को अस्वीकृत करते हैं और ना ही विधेयक को लौटाते हैं, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास ही लंबित कर देते हैं। इस प्रकार पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करते हैं। यह शक्ति राष्ट्रपति इसीलिए उपयोग कर पाते हैं क्योंकि वीटो के संदर्भ में या राष्ट्रपति की किसी विधेयक के संदर्भ में स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अतः एक अनिश्चित काल के लिए राष्ट्रपति महोदय अपने पास कहीं कहीं विधेयक को रोक लेते हैं। यदि हम सबसे पहले बात करें तो वर्ष 1986 में ज्ञानी जेल सिंह द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया गया था। इस प्रकार आप पॉकेट वीटो को बता सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे 3 मार्कर में तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन था हमारा अंतर्राज्यीय परिषदें क्या हैं, आइए देख लेते हैं। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषदों का वर्णन किया गया है। इनका उद्देश्य राज्यों के मध्य तथा केंद्र और राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना है और इसकी जो स्थापना है वह सरकारी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं तथा अन्य सदस्यों की बात करें तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, अन्य प्रशासक, कुछ केंद्रीय मंत्री आदि मिलकर इस परिषद का निर्माण करते हैं। संघवाद जो क्षेत्रीय है उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस प्रकार आप अंतर्राज्यीय परिषदों को भी बता सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं हमारे 3 मार्कर के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन था हमारा उच्च न्यायालय। क्या है उच्च न्यायालय? उच्च न्यायालय को हम लिखेंगे, सबसे पहले हम बता देते हैं यहाँ पे कि अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। यह बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और यदि आवश्यकता होती है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक साझा उच्च न्यायालय की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा की जा सकेगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो
राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ इनकी शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार की बात करें तो जब देश में एक उच्चतम न्यायालय है, उसी प्रकार राज्य में सर्वोच्च शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त होती है। इस प्रकार आप उच्च न्यायालय को बता सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था हमारा राष्ट्रपति शासन। आप लोग सभी जानते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। इसका कारण है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब इसके लिए दो प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं। जहां तक 356 की बात की जाए तो अनुच्छेद 356 ये कहता है कि यदि राज्य में संवैधानिक स्थिति खराब हो और इस बात को लेकर राष्ट्रपति आश्वस्त हो जाए तो उस राज्य में या उस राज्य के किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन को लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में राज्य सरकार विफल होती है, असफल होती है, तो भी उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारत में आज तक कई बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। आप यहाँ चाहें तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इस बात का जिक्र यहाँ कर सकते हैं। आप चाहें तो उनका सन भी बता सकते हैं। हाल ही की बात की जाए तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की चर्चा चल रही है। आप उसे भी चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो आप उसे रिलेक्ट करने के लिए, अपने याद करने के लिए रख सकते हैं। चलिए, इस प्रकार आप राष्ट्रपति शासन को लिख सकते थे। इसके अतिरिक्त यदि राष्ट्रीय आपातकाल पूछा जाए अनुच्छेद 352 या वित्तीय आपातकाल पूछ लिया जाए 360, तो आप उसे भी इसी प्रकार आप बता सकते हैं। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब हम जाएंगे 6 मार्कर के हमारी श्रृंखला की ओर। 6 मार्कर में देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, संसदीय सरकार की विशेषताएं बताइए। क्या है संसदीय सरकार? आप लोग सभी जानते हैं कि भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 74 और 75 में संसदीय व्यवस्था, जबकि अनुच्छेद 163 और 164 में राज्यों में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है। इस प्रकार भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस प्रकार आप प्रस्तावना बता सकते हैं और आगे मुख्य मुख्य जो बिंदु हैं संसदीय सरकार के, आप उन्हें शामिल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र के, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होते हैं। राष्ट्रपति के परामर्श के लिए मंत्री परिषद होती है। अगर ऐसा ही हम राज्यों में संसदीय स्वरूप की बात करें तो वहां पर राज्यपाल नाम मात्र के, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक शासक या वास्तविक कार्यकारी होते हैं। आप इसे भी यहाँ बता सकते हैं। अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु में हम देखेंगे कि बहुमत प्राप्त दल का शासन संसदीय स्वरूप की सरकार की महत्वपूर्ण विशेषताओं में ये एक है। भारत में अगर बात करें तो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल सरकार बनाता है। उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार संसद में बहुमत प्राप्त दल ही भारत में शासन करता है। आप बता सकते हैं। अन्य बिंदुओं की बात करें तो सामूहिक उत्तरदायित्व संसदीय स्वरूप की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। किस प्रकार कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए ध्यान रखें, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बताया गया है। व्यक्तिगत अगर बात करें तो वह सभी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आप यह बता सकते हैं। चलिए और बिंदु देख लेते हैं हम। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोहरी सदस्यता की। दोहरी सदस्यता कैसे कि मंत्री, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। भारत में यदि किसी को मंत्री बनना है तो उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है। यदि नियुक्ति के समय वह संसद का सदस्य नहीं होता है तो नियुक्ति के 6 महीने के अंदर उन्हें संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। इस प्रकार दोहरी सदस्यता का प्रावधान संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता है। अन्य बिंदु की बात करें तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व।
अभी हमने इससे पहले भी देखा था कि नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका। इसी प्रकार एक बिंदु और लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। इसमें बताएंगे कि सरकार की व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है एवं सरकार का संचालन करता है। यह भी संसदीय स्वरूप की सरकार में ही निर्भर है। यदि अध्यक्षात्मक बात करते हैं तो वहां राष्ट्रपति ही सरकार का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार आप महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखकर इस क्वेश्चन के 6 से 7 बिंदुओं को लिखेंगे, आसानी से आपको 6 अंक मिलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। और साथ ही साथ यदि आपको इन जो क्वेश्चंस की पूरी श्रृंखला चल रही है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा पूरा विश्वास है, हमारा यह पूरी रहती है कि आपको वहाँ पर यदि आपका कोई डाउट आता है तो हम मुझे वहाँ पर भी क्लियर कर दें। और यदि आपको डीएमपी 2.0 की वर्तमान स्थिति के कितने टेस्ट हो चुके हैं, कितने टेस्ट बाकी हैं, इसका क्या लाभ है, इससे हमारा क्या होगा, इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको पूरा बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताएंगे भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं बताइए। ये हमारा क्वेश्चन था। क्या है एकात्मक विशेषताएं, देख लेते हैं। भारत में मुख्य रूप से संघीय ढांचे की सरकार है। इसी के साथ ही साथ संविधान में एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं भी हैं जो कि निम्नलिखित हैं। क्या है हमारी विशेषताएं? तो सबसे पहले देख लेते हैं सशक्त केंद्र। क्या है? तो शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है जो कि संघीय दृष्टिकोण के विरुद्ध है। हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे वह संघ सूची की बात करें या समवर्ती सूची या अपशिष्ट सूची की बात करें, तो इस तीनों के संदर्भ में सबसे ज़्यादा शक्ति केंद्र सरकार को ही प्राप्त होती है। इस प्रकार सशक्त केंद्र संविधान की एकात्मक विशेषताओं में महत्वपूर्ण है। अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो देखेंगे राज्य अनस्वर नहीं है। हमारे यहाँ अन्य राष्ट्रों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। भारत अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। आप अवश्य रूप से बताएं कि अनस्वर राज्यों का अनस्वर संघ है। आप चाहें तो इसे इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हम बताएंगे। अगला बिंदु देख लेते हैं, एकल संविधान। देश में एक ही संविधान है जो कि संघ हो या राज्य हो, दोनों को पालन करना होता है। इस प्रकार आप एकल संविधान का भी वर्णन कर सकते हैं। यह भी एकात्मक विशेषताओं में एक है। अन्य बिंदु की बात कर लेते हैं तो संविधान का लचीलापन। आप सभी लोग जानते हैं कि संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद द्वारा साधारण या विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। कुछ ही ऐसे विषय हैं जिन पर आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता, उनके बहुमत की आवश्यकता होती है। यहाँ पर भी यह जरूरी नहीं है कि पूरे राज्य माने, सिर्फ आधे से अधिक राज्य उस पर सहमति प्रदान करते हैं तो वह संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान का लचीलापन भी एक महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषता है। चलिए देख लेते हैं राज्यों में प्रतिनिधित्व में असमानता। क्या है? आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में सभी राज्यों का संसद में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। इस प्रकार केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। यह भी एक महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषता है। इस प्रकार आप वह आंसर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमने पूछा था शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट कीजिए। आप लोग सभी लोग अच्छी तरीके से शक्तियों का विभाजन समझते हैं। हम महत्वपूर्ण बिंदु पे बात कर लेते हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षणों में शक्तियों का विभाजन एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हम बताएंगे कैसे। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है जो कि केंद्र एवं राज्य के मध्य स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन करती हैं, जो कि निम्नलिखित है। 7वीं अनुसूची जो है शक्तियों का विभाजन से ही संदर्भ रखती है। इसमें 3 प्रकार का बताया गया है। एक तो संघ सूची बताई गई है, दूसरी है आपकी राज्य सूची और तीसरी बताई गई है समवर्ती सूची। क्या है संघ सूची? हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले संघ सूची में वर्तमान में इसमें 100 विषय शामिल हैं। यदि मूल संविधान की बात करें तो वहां 97 विषय शामिल थे।
इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो रेलवे, पोस्ट ऑफिस, भारतीय सेना आदि सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त हम राज्य सूची की बात करें तो इस सूची में वर्तमान में 61 विषय शामिल हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्राप्त है। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 51 विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। इस प्रकार आप शक्तियों के विभाजन को आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए अब हम बढ़ते हैं हमारे 15 मार्कर क्वेश्चन की ओर। 15 मार्कर में हमारा पहला क्वेश्चन था, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्र अधिकारों को समझाइए। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिछले कई वर्षों में इसकी महत्ता और भी बढ़ती जा रही है। हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना बताएंगे। संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियां एवं क्षेत्र अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन शक्तियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे? हम सबसे पहले बताएंगे मूल क्षेत्राधिकार। उच्चतम न्यायालय का क्या है? मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार में हम बताएंगे कि एक व एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो या राज्यों के बीच आपस में विवाद हो या केंद्र और राज्य, कुछ राज्य एक तरफ हों और कुछ राज्य दूसरी तरफ हों, ऐसे में कोई विवाद हो रहा हो तो इन सभी विवादों का निपटारा करना उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार आप इसे बता सकते हैं। अन्य बिंदुओं में चलते हैं। दूसरा बिंदु हम देखेंगे न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। क्या होता है ये? तो उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। आप सभी लोग अनुच्छेद 32 को स्पष्ट रूप से जानते हैं। 5 प्रकार की रिटें जारी कर उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित होता है। आप चाहें तो यहाँ पर 5 प्रकार की रिटों का उल्लेख भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु हम बताएंगे यहाँ अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या है उच्चतम न्यायालय का? तो उच्चतम न्यायालय संवैधानिक मामलों, दीवानी मामलों, आपराधिक मामलों और विशेष अनुमति द्वारा अपील मामलों पर अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। यदि किसी भी मामले पर किसी भी व्यक्ति को अपील करना है तो वह आसानी से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और यही यहाँ भारत में सर्वोच्च निकाय भी है अपील का। इस प्रकार आप अपीलीय क्षेत्राधिकार भी बता सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अन्य क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। सलाहकार क्षेत्राधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व व समझौतों आदि से संबंधित विषयों पर सलाह प्रदान करता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति सलाह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से मांगेंगे और न्यायाधीश इन्हें सलाह देंगे। आर्टिकल आपको स्पष्ट है, अनुच्छेद 143 ये बता सकते हैं। अन्य की बात करें, अभिलेख न्यायालय, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आप सभी जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं फैसले सर्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। यदि आज कोई विषय पर निर्णय दिया गया है तो वैसा ही केस यदि कभी बाद में आता है तो बार बार उसे दोबारा से सुनवाई कर दूसरा निर्णय देने से बेहतर ये समझा जाता है कि पूर्व में इसी प्रकार का जो कानून प्रस्तुत किया गया था उसी को आधार बनाकर इस पर भी परिणाम डिसीजन दिया जा सके। यह अभिलेख न्यायालय है। इसी के साथ साथ न्यायालय को अपनी अवमानना पर दंडित करने का अधिकार भी प्राप्त है। आप इसे भी यहाँ बता सकते हैं। और बिंदु देख लेते हैं तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा में हम देखेंगे इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। आप सभी जानते हैं, अभी इससे पूर्व हमने NJAC एक्ट, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के लिए जो एक्ट बना था, उसको संविधान में संशोधन करके जो होने वाला था उस पर उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करके उसे समाप्त कर दिया था। आप इसे यहाँ बता सकते हैं। आगे देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियों को केंद्रीय सूची से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। आप यहाँ इसे लिखकर बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। यदि आप नए विद्यार्थी हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपका अत्यंत ही फायदा इसमें निहित है। जय हिंद, जय भारत।